ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम एरन राल्स्टन है, जो कि एक माउंटेन क्लाइंबर है। ये कहानी एरन के जज्बे की है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फिल्मीफाई प्रेजेंटिंग 127 आवर्स। ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी। इसका कुल बजट $18 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 60 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म को डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया था और इसके IMDb रेटिंग 7.5 है। फिल्म की शुरुआत में हम एरन को देखते हैं, जो कि ग्रैंड कैनियन में हाइकिंग पर जा रहा है। उसका सफर अभी शुरू ही हुआ था कि उसकी मुलाकात वहाँ दो लड़कियों से होती है, जिनका नाम क्रिस्टी और मेगन है। दरअसल में ये दोनों लड़कियां यहाँ खो गई हैं। तभी एरन आके उनसे बोलता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, क्योंकि एरन इस इलाके से वाकिफ था और वो यहाँ अक्सर आकर हाइकिंग किया करता था। अब हम देखते हैं कि एरन और वो दोनों लड़कियां साथ में सफर तय कर रहे होते हैं। थोड़ी दूर चलते ही एरन उनसे बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अगर हम वहाँ से जाएंगे तो तुम दोनों को बहुत मजा आएगा। ये रास्ता बहुत ही संकरा होता है, जो कि पहाड़ियों के दर्रों में से होके जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एकदम से एरन नीचे गिर जाता है। दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और सोचती हैं कि एरन शायद एक्सीडेंटली गिर गया है, पर तभी उन्हें एरन की आवाज आती है। दरअसल वहाँ नीचे एक छोटा सा तालाब होता है जहाँ एरन कूद जाता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों भी नीचे कूद जाती हैं। वहाँ ये तीनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। मैं आपको फिल्म की एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया कि एरन हाइकिंग करते वक्त अपना कैमरा हमेशा ऑन रखता था। अब ये तीनों वहाँ से निकलते हैं। एरन को अपनी हाइकिंग जारी रखनी है, जबकि अब ये दोनों लड़कियां अपने घर जाने की तैयारी करती हैं। एरन इन दोनों से अलविदा और फिर मिलने का वादा करके अपने सफर को आगे बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि एरन अपनी हाइकिंग शुरू कर चुका है। वैसे एरन अपनी पूरी हाइकिंग बहुत एंजॉय करता है, पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ के रास्ते बहुत ही खतरनाक हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन दो चट्टानों के बीच से एक पतले से दर्रे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर एक पत्थर होता है जिसका सहारा लेकर एरन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पत्थर खिसक जाता है और एरन का हाथ उसके नीचे दब जाता है। अब वो दो संकरी चट्टानों के बीच में फंस गया है। वो अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ बुरी तरह फंस गया है। एरन क्रिस्टी और मेगन को भी जोर जोर से आवाज लगाता है और मदद के लिए पुकारता है, पर ग्रैंड कैनियन एक सुनसान इलाका है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है उसकी मदद करने के लिए। एरन समझ जाता है कि उसकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं है। अब जो कुछ भी करना है उसी को करना है। एरन अपने बैग का सारा सामान निकालता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना है। उसके सामान में एक छोटा सा नाइफ भी होता है। वो अपने उस नाइफ से पत्थर को काटने की कोशिश करने लगता है। पत्थर बहुत ही मजबूत है और वो एक छोटी सी स्विस नाइफ से उसे काटने की कोशिश कर रहा है। वो बेबस महसूस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी नाइफ नीचे गिर जाती है और वो उसकी पहुंच से दूर भी होती है, पर कैसे भी करके वो उसे उठा लेता है। अब वो फिर से नाइफ से काटने की कोशिश करने लगता है। उसकी नाइफ की धार भी बहुत खराब हो चुकी है। एरन को फंसे हुए यहाँ पर काफी समय हो गया है और रात भी हो चुकी है। अब हम देखते हैं एरन को यहाँ फंसे हुए 25 घंटों से भी ज्यादा हो गए हैं और उसे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला है। वो अपने कैमरे को ऑन करता है और रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। वो बताता है कि वो पिछले 25 घंटे से यहाँ फंसा हुआ है और उसकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं है। हमें ये भी पता चलता है कि वो यहाँ किसी को बताकर नहीं आया होता है। उसके पास बहुत कम खाना और बस आधी बोतल ही पानी होता है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, यही सोचकर कि शायद उसकी आवाज सुनकर जो कोई भी है वो उसे बचाने आ जाएगा, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। उसे भूख लगती है और वो अपना बचा हुआ खाना खाता है और खाते खाते याद करता है कि आज उसको क्रिस्टी और मेगन के यहाँ बियर पार्टी पर जाना था। वो उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है, खुद से बातें भी करने लगता है और साथ में ही वो ये भी याद करता है कि जब वो हाइकिंग के लिए घर से निकल रहा था तब उसकी मॉम का कॉल आया था और उसने उनका कॉल रिसीव नहीं किया था। वो ये सोच रहा होता है कि काश वो उनका कॉल रिसीव कर लेता और उन्हें बता देता कि वो हाइकिंग पर जा रहा है, तो शायद उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाती। लेकिन अब किसी को नहीं पता कि एरन यहाँ फंसा हुआ है। अब तीसरे दिन एरन एक बार फिर से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। वो रस्सियों से एक शिकंजा बनाता है जिसे वो पत्थर के चारों तरफ लपेट कर उसे उठाने की कोशिश करता है। वो रस्सी को पैर में फंसाकर भी उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन का पीने का पानी अब खत्म हो गया है, पर उसे कैसे भी कर यहाँ जिंदा रहना है, जिसके लिए उसे पानी और खाने की जरूरत है। एरन को यूरिन आता है और वो उसे मजबूरन बोतल में भर के पीना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। एरन के पास खाने के नाम पर अब सिर्फ वो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं जो कभी कभी उसके पास तक आ जाते हैं।
एरन उस चट्टानी दर्रे में इतना नीचे गिरा हुआ होता है कि पूरे दिन में सिर्फ उसे 15 मिनट के लिए धूप नसीब होती थी। एरन बहुत बेबस है भूख और प्यास से। अब एरन ये डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को काट देगा और यहाँ से निकल जाएगा। वो अपने उसी नाइफ से हाथ को काटने की कोशिश करता है, पर नाइफ में धार ना होने की वजह से वो उसे काट नहीं पाता है। वो अपनी स्किन तक को नहीं काट पाता है। एरन बोलता है कि कभी भी सस्ते चाइनीज औजार नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये सब काम के नहीं होते हैं। वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। वो ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है और ऐसे ही एक और दिन खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। वो फिर से पुरानी बातें याद करने लगता है जिसमें वो अपने दोस्तों और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करता है। और तभी वहाँ जोरों से बारिश होना शुरू हो जाती है और उस संकरे दर्रे में पानी भरना शुरू हो जाता है। एरन बारिश का पानी पीने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि उस दर्रे में पानी काफी ऊपर तक आ जाता है और एरन इस बार फिर से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है पानी के अंदर से, क्योंकि पानी के अंदर पत्थर का वजन काफी कम हो गया था। और हम देखते हैं कि वो पत्थर को खिसकाकर अपना हाथ वहाँ से निकाल लेता है और वो भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाता है और वहाँ से निकल जाता है। पर तभी हम वापस एरन को वहाँ फंसा हुआ देखते हैं। दरअसल ये सब चीज एरन इमेजिन कर रहा था, ये सब सपना था। वो फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं। वो हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। ये एक भ्रम है और एरन के ना सोने की वजह से वो हेलुसिनेशन स्टेट में चला जाता है। अब उसको फंसे हुए 5 दिन हो जाते हैं और वो ये सब खुद को बताता है कि काश अगर वो अपनी मॉम से उस दिन बात कर लेता तो शायद वो उसे वहाँ बचाने आ जाता। और वो ये भी याद करता है कि अगर वो शॉपकीपर को भी कुछ बता देता तो शायद वो भी उसके मिसिंग रिपोर्ट करके उसे बचा लेता। अब वो रिकॉर्ड करते हुए अपने मॉम डैड को याद करता है और बोलता है कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ये दरअसल एरन इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि शायद वो हिम्मत हार चुका था और समझ गया था कि अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। वो भूखा प्यासा बेबस है और बहुत कमजोर भी हो गया है। अब एरन फिर से एक नाकाम कोशिश करने की सोचता है। वो अपने हाथ को बांधता है और फिर से उस चाकू से काटने की कोशिश करता है। इस बार वो चाकू के पीछे के नोकीले हिस्से से उसे काटने की कोशिश करता है और उसे अपने हाथ के अंदर घुसा देता है। बहुत खून निकल जाता है। इससे आगे वो अपने हाथ को नहीं काट पाता है। ऐसे ही एक और दिन निकल जाता है। एरन को यहाँ पर फंसे हुए अब 6ठा दिन होता है। वो बहुत कमजोर हो गया है। एरन सोचता है कि शायद ये पत्थर उसी का इंतजार कर रहा था और उसकी डेस्टिनी यही थी। वो उस पत्थर पर अपना नाम और रिप यानी रेस्ट इन पीस लिख देता है। वो मान चुका है कि अब वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकता है। वो बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसको जब होश आता है तो वो एक ख्वाब देखता है जिसमें वो देखता है कि वो घर पर है और उसका एक बेटा भी है जो उसे बुला रहा है और वो बहुत खुश भी है। अचानक से एरन की इच्छा शक्ति जाग जाती है और वो फिर से एक बार यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस बार वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ लेता है और फिर से उस चाकू से हाथ काटने की कोशिश करता है। उसने अपने चाकू की धार भी बहुत तेज कर ली थी और इस बार वो अपने हाथ को काट देता है। वो खून से लथपथ अपने उस हाथ की तस्वीर खींचता है जो अभी भी उसी चट्टान में फंसा हुआ है। वो बहुत कोशिश करके वहाँ से ऊपर आ जाता है और तभी चैन की सांस लेता है। उसने 6 दिन से ना तो कुछ खाया होता है ना ही कुछ पिया होता है। वो देखता है वहीं पर कहीं थोड़ा बारिश का पानी भरा होता है। सबसे पहले वो अपनी प्यास बुझाता है और ग्रैंड कैनियन से बाहर निकलने की कोशिश करता है क्योंकि ग्रैंड कैनियन बहुत बड़ा बीहड़ है। वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तभी वो एक फैमिली को देखता है जो कि ग्रैंड कैनियन में हाइकिंग के लिए आए होते हैं। वो उन्हें देखकर चिल्लाता है। वो फैमिली भी दौड़कर उसकी मदद के लिए आती है। उसे पानी पिलाते हैं और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि एरन को हॉस्पिटल लेके जाता है। थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि एरन बिल्कुल ठीक हो गया है और जो सपना उसने देखा था जिसकी वजह से उसकी इच्छा शक्ति जागी थी अब वो भी पूरा हो चुका है। उसका एक प्यारा सा बेटा है पर उसने आज भी क्लाइंबिंग करना नहीं छोड़ा है और वो जहाँ भी जाता है ये जरूर लिख कर आता है कि वो वहाँ जा चुका है। इसी के साथ यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी एरन के उस जज्बे को उजागर करती है जिसने उसे उसकी जिंदगी के सबसे कठिन 127 घंटों को झेलने की शक्ति दी। एरन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि अगर वो अपने हाथ को पहले ही काट देता तो शायद उसकी मौत हो जाती ज्यादा खून निकलने की वजह से। पर जब उसने 6ठे दिन अपने हाथ को काटा था तो उसकी पल्स रेट बहुत कम थी जिससे कि खून का प्रेशर उतना नहीं था जितना एक नॉर्मल आदमी का रहता है। शायद यही वजह थी कि हाथ काटने के बाद भी एरन 4 घंटों तक उस ग्रेट कैनियन में भटकता रहा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, फिर चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या नहीं। उम्मीद करते हैं फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।